आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। विधानसभा चुनाव 2024 नामांकन, चुनाव तिथि व चुनाव परिणाम की घोषणा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी व जिला चुनाव अधिकारी ब्रजीत नायर द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। पत्रकार परिषद में जिलाधिकारी ब्रजीत नायर ने बताया कि जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 1285 मतदान केंद्र होंगे। वहीं विगत 66% मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। BLO मार्फत हर मतदाता तक मत पर्ची पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं नए मतदाताओं के नाम समाविष्ट करने की तिथि 19 अक्टूबर तक रखी गई है। सरकारी ऐप सुविधा व KYC द्वारा सारी जानकारी मुहैया करने का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना, अफरा तफरी के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शराब तस्करी, अवैध पैसों की आवाजाही पर प्रशासन की कड़ी नजर है। वहीं नाम निर्देशन की तिथि 31 अक्टूबर। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि मंगलवार 29 अक्टूबर 2024। नामांकन पत्रों की छाननी बुधवार 30 अक्टूबर 2024। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2024। मतदान दिनांक 20 नवंबर 2024। वहीं मतगणना शनिवार 23 नवंबर को घोषित की गई है। त्या कार्यक्रमानुसार आता आपल्या सर्वांना डेट्स वगैरे माहीत झाले आहेत की आपण 22 तारखेपासून नॉमिनेशन्स सुरू होणार आहेत। तर या अनुषंगानं आज गोंदिया जिल्ह्यातील 4ही मतदारसंघ आहेत। गोंदिया जिल्ह्यामध्ये 4 विधानसभा, त्यातील निवडणुकाच्या संदर्भानं माननीय जिल्हा निवडणूक अधिकारी प्रजित नायर सर हे आपणास या निवडणुकीच्या संदर्भानं माहिती देतील। मी सरांना विनंती करतो की आपण सर्व येणाऱ्या निवडणुकीबाबत सर्व पत्रकार बांधवांना माहिती द्यावी। आलेले सर्व पत्रकार बांधवांना धन्यवाद देतो। आणि जसं आपल्याला माहीतच आहे की CEC ने आज पत्रकार परिषद घेऊन आचारसंहिता लागू झाल्याचं जाहीर केलेलं आहे। आपल्याकडे 20 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहेत आणि 23 तारखेला मतमोजणी होणार आहे। त्याचा अगोदर 22 तारखे ते 29 तारखेपर्यंत नॉमिनेशन होणार आहेत। 30 तारखेला स्क्रुटिनी होणार आहेत आणि 4 तारखेपर्यंत विड्रॉवल आहेत। ECI ने जे दिलेला पूर्ण सादरीकरण आहे त्याचा PPT आपल्याला उपलब्ध करून देतो मी। DPDO कडून ते उपलब्ध होणार आहेत। तरी जिल्ह्याबद्दल एक माहिती देतो की आपल्याकडे 4 विधानसभा क्षेत्र असणार आहेत आणि या 4 विधानसभा क्षेत्रामध्ये 14.5 लाख लोकसंख्यापैकी 11,21,000 मतदाता आहेत। त्याच्यासाठी 1285 पोलिंग बूथचा व्यवस्था आहेत आणि याच्यापैकी 1974 सर्व्हिस वोटर्स आहेत आणि 85 वयाचं वर असलेले 9,147 मतदाता आहेत आपल्याकडे। या सर्वांसाठी आम्ही पोलिंग स्टेशनमध्ये ECIच्या गाईडलाईन्सनुसार जे एश्युअर्ड मिनिमम फॅसिलिटीज आहेत, किमान सुविधा जे आहेत ते सर्व आम्ही उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आणि आपल्या मार्फत आम्ही लोकांना आवाहन करू इच्छितो की येत्या 20 तारखेला तुमच्या जे एक्सपिरियन्स असणार आहेत त्याला सुलभ करण्यासाठी आम्ही सर्व काही पाऊल उचललेलं आहेत। आणि पत्रकार बांधवांमार्फत मी तुम्हाला सुद्धा एक आवाहन देतो की जे एखाद्या पोलिंग स्टेशनमध्ये कुठे काय तुम्हाला उणिवा भासला तर तुम्ही आमचा निदर्शनास आणू शकतो। आम्ही त्याचा तातडीने त्याचं सुद्धा उपाययोजना करू। आमचा प्रयत्न असा आहे की जे मागच्या लोकसभामध्ये 66% जे वोटिंग पर्सेंटेज होता त्याला वाढवून 70% पर्यंत न्यायचं आहे। त्याच्यासाठी सर्व उपाययोजना जे करायचं आहे ते आम्ही करू। आमचा टार्गेटेड स्वीप ॲक्टिव्हिटीज आता पुढच्या 37 दिवसामध्ये चालू असणार आहेत। मुख्य कार्यकारी अधिकारी याच्यामध्ये नोडल आहेत त्यांच्या मार्फत। आणि तुम्हाला सुद्धा एक रिक्वेस्ट असणार आहे की हे सर्व ॲक्टिव्हिटीज तुम्ही सुद्धा कव्हर करावं जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत याचा जे माहिती आहे ते पोहोचवावं।
आता ECIचा जे मेन मुद्दा आहे की 4Mचा त्यांनी फॉर्म्युला दिलेला आहे की 4Mला आम्ही काटेकोरपणे याचा प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन घेणार आहेत. ते आहेत मनी, मसल, मिसइन्फॉर्मेशन आणि MCC. हे 4Mला टॅकल करण्यासाठी पूर्ण प्रशासन सज्ज आहेत आणि आम्ही कॉन्फिडंट आहेत की याचा वापर कुठेही जर झालं तर त्यांच्यावर तातडीने आम्ही कारवाई करण्याचा तयारी आहेत आमचं. आणि 85 वयाचं वर असलेले जे वोटर्स आहेत त्यांना सुद्धा मतदान करण्यासाठी आम्ही सर्व सोयीसुविधा त्यांना उपलब्ध करून देऊ. त्यांच्यापर्यंत 12D फॉर्मचा वितरण आणि व्यवस्था सर्व आरोप करणार आहेत, जेणेकरून त्यांना सुद्धा त्यांचा मताचा अधिकार वापरता येईल. आणि मागच्या लोकसभामध्ये आम्ही विशेष काही थीम बेस्ड हे केलं होतं. आपल्या जिल्ह्यामध्ये जे सेक्स रेशिओ आहेत ते 1000चा वर आहेत. काही क्वचित जिल्ह्यापैकी गोंदिया जिल्हा एक आहे. तर याच्यासाठी आम्ही प्रत्येक LSC मध्ये 10 मॉडेल 10 वुमेन बूथ केलं होतं. ते यावेळी सुद्धा आम्ही करणार आहेत, जेणेकरून आमच्याकडे जे महिला जे वोटर्स आहेत त्यांना एक मेसेज पोहोचवण्यासाठी की त्यांचा अधिकार त्यांना वापरता येईल, याच्यासाठी कॉन्फिडन्स बिल्ड करण्यासाठी. तसेच जे इलेक्शन कमिशनचा 4-5 एक ॲप्स आहेत त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला माहिती देऊ इच्छितो. एक तर C-Vigil आहेत की याच्यामध्ये कुठेही जर एखाद्या MCCचं काय उल्लंघन होत असेल, कोणत्याही सिटीजननी जर नागरिकनी त्याच्यामध्ये रजिस्टर करून जर दिलं तर आमचं गॅरंटी आहे की आम्ही त्याला एक अर्धा तासमध्ये तिथे आमचा टीम पोहोचणार आणि त्यांच्यावर कार्यवाही करणार. तसेच KYC नावाचं एक ॲप आहे, नो युअर कॅन्डिडेट. त्याच्यामध्ये जे नॉमिनेशन संपले, विड्रॉल संपले की त्यांचा जितकं काही माहिती त्यांनी आम्हाला आरोला दिलेला आहे त्याच्याबद्दल माहिती कोणत्याही नागरिकांना हा ॲप वापरून घेता येईल. तसेच वोटर हेल्पलाईन नंबर आहेत 1950, हे टोल फ्री आहेत. याच्यामध्ये कोणताही वोटर कॉल करून जिल्हा प्रशासन जे इलेक्शनमध्ये आता व्यस्त आहेत त्यांना तुम्ही कोणत्याही विषयाबाबत तुम्ही विचारणा करू शकता आणि त्याचा सुद्धा आम्ही तातडीने तुम्हाला उत्तर देऊ. सुविधा नावाचा एक ॲप आहे जे कॅन्डिडेटसाठी आहेत. याच्यामध्ये त्यांना जे क्लिअरन्सेस आहेत, परमिशन्स आहेत किंवा त्यांचं फायलिंग आहे हे सुलभ करून देण्यासाठी त्यांना सुद्धा या ॲपचं जे आयडिएशन आहे ते ECIने केलेलं आहे. तुमच्यामार्फत जितकं कॅन्डिडेट्स आहेत त्यांना मी सांगू इच्छितो की या ॲपचा तुम्ही सुद्धा वापर करावा. आणि 20 तारखेला जे इलेक्शन होणार आहेत, आचारसंहिता लागू झाल्या की निवडणुकीचा उत्सव चालू होतो. 37 दिवस हा चालणार आहेत. तर या 37 दिवसामध्ये दिवाळीचा उत्सव सुद्धा आहे. तरी मी तुमच्या मीडियाच्या मार्फत गोंदियाकरांना हे करू इच्छितो की यावर्षी एकच उत्सव असणार आहे, ते निवडणुकीचा उत्सव असणार आहेत आणि आपण ते 20 तारखेला आपण साजरा करू. मोठ्या प्रमाणात तुम्ही येऊन आपापल्या जे वोटिंगचा अधिकार आहे ते वापरावा. धन्यवाद. तुमच्याकडून काही प्रश्न असेल तर आम्ही घेऊ. लोकसभा में जो 85 वर्ष से ऊपर के जो मतदाता थे, जैसे 9147 बता रहे हैं, घर पे जाके कितने मतदाताओं को मत मिलेंगे? एग्जैक्ट आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, तो हमने कुछ 12D फॉर्म 450 भर के लिया था. 420 का सभी किसी केलं होतं नहीं, 450 कुछ किया था, उनसे भर के लिया था. और ऑन द डे ऑफ पोल्स के पहले कुछ लोग एक्सपायर हो गए थे, तो इसलिए जो कर पाए सबका हमने ले लिया था. ऑलमोस्ट 100% था हमारा. मतदान परिचय पत्र के लिए वही सूची है कि कुछ उसमें एड ऑन किया गया है जो मतदान करने जाते हैं? वही है. उसमें कुछ या कोई विशेष बात बता दीजिए क्या क्या आइटम है, क्या लिमिट हुए हैं कि कोई जोड़े गए हैं? ठीक है, उसका लिस्ट में दे देता हूँ. मेरे को अगर मैं करेक्ट हूँ तो 12 डॉक्यूमेंट्स है. 12 डॉक्यूमेंट में से कोई भी दे सकते हैं. उसका मैं माहिती दे देता हूँ आपको. सर, जसा लोकसभेच्या वेळेस मागच्या वेळेस लोकांपर्यंत पर्ची पोहोचली नव्हती, त्यामुळे संभ्रम झाला होता लोकांना कोणत्या सेंटरवर जा. खूपदा सेंटर लोकांना मिळत नव्हते. तर यावेळेस तसं काही त्याच्यासाठी उपाययोजना केली आहे? मागे VISचा जे
मागे नाही, हे प्रत्येक याच्यामध्ये VIS वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप ज्याला म्हणतात ते लोकांपर्यंत आणि, जे सेंटर होते चेंज पण झाले होते खूप लोकांचे. सांगतो. मागे प्रत्येक इलेक्शन मध्ये वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जे असतात ते निवडणुकीच्या अगोदर येतात, ते BLO मार्फत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. आणि कधी कधी असं होतं की आमच्याकडे जे स्थलांतरित असतात त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचवता येत नाही. तरी यावेळी आम्ही भरपूर याच्यामध्ये उपाययोजना केलेल्या आहेत की जे SSR असतो, SSR मध्ये सुद्धा हे म्हणजे 3 वेळी याला लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जातात. जे VIS जे तुम्ही सांगताय ते सगळ्यात शेवटचं आहे. त्याच्या अगोदर SSR मध्ये सुद्धा जे BLO असतात ते वोटर्स पर्यंत त्यांचा जे लाईन लिस्टिंग आहे त्याचं चेकिंग करतात आणि कुठे कोणत्या पोलिंग स्टेशन सोबत त्याला जोडून हे केलेलं आहे ते सुद्धा त्यांना कळवतात. आता याच्यामध्ये हे सुद्धा केलेलं आहे की मागे आमचा निदर्शन असं आला होतं की काय काय पोलिंग स्टेशन मध्ये एकाच ठिकाणी, असं आता गोरेगाव मध्ये एकाच ठिकाणी 9 पोलिंग स्टेशन आहेत. पण त्याचा जेव्हा आम्ही स्टडी केला होता की काही पोलिंग स्टेशन मध्ये 300 लोक आहेत, काही याच्यामध्ये 1100 आहेत. तर त्याचं सुद्धा रॅशनलायझेशन आम्ही केलेलं आहे जेणेकरून एक पोलिंग स्टेशन मध्ये 1350 वर मतदार नाहीये असं मी जाहीरपणे सांगू शकतो. त्यांच्यापर्यंत माहिती पोहोचवण्याचा सर्व प्रयत्न आम्ही BLO मार्फत केलेला आहे. त्यांचा VIS जे आहे ते सुद्धा आम्ही त्यांना हँड डिलिव्हरी करण्याचा फुल प्रयत्न करणार आहे. तरी याच्यामध्ये आपल्या मार्फत सांगू इच्छितो की आपल्याकडे जे ECIचा जे ऍप्स आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी जर त्यांचा एपिक कार्ड नंबर टाकलं तर ते कळतात की कोणत्या याच्या सोबत आहे. आणि ECIचाच एक ऍडिशन आहे बूथ ऍक्टिव्हेशन ग्रुप, अवेअरनेस ग्रुप म्हणून, ते सुद्धा आम्ही यावेळी मागच्या इलेक्शन मध्ये त्यांनी ऍक्टिव्हेट केलं होतं. यावेळी आम्ही त्याचं खूप चांगल्या रीतीने आम्ही त्याचं अंमलबजावणी करू जेणेकरून लोकांपर्यंत ऍटलीस्ट या विषयामध्ये संभ्रम नसणार. वो ऐप में जैसे आप डालते थे जो कार्ड नंबर डालते थे तो वो जो बूथ है मतदान केंद्र वो वास्तविक बता ही नहीं रहा था, उसमें गड़बड़ी आ रही थी. तो जिससे जो मतदाता है अपने मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे थे. जैसे बहुत से केंद्रों में शिकायतें आ रही थी कि जो मतदाता मतदान नहीं कर पाए. ठीक है. अगर आप जो लास्ट टाइम जो हमारे संज्ञान में जितना आया था उसका हमने विशेष रूप से SSR के इसमें उन तक पहुंच के उनको बताने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि एक ही क्या होता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे पोलिंग स्टेशन एक ही लोकेशन पे है. गोरेगांव का मैंने एग्जांपल दिया, गोंदा में भी ऐसा है. तो उनके तरह से BLO को एक्टिवेट करके उन तक पहुंचने के हमने प्रयास किया है. लेकिन अगर आपके संज्ञान में भी अगर ऐसा कोई पोलिंग स्टेशन है कि अगर कोई स्पेसिफिक ग्रुप है जिनका ऐसे रहेगा तो हमारे निदर्शन में ला सकते हो. हम उस पर एटलीस्ट BLO के मार्फत फिर से ये मैसेज ड्रिल डाउन करने की पूरी प्रयास करेंगे. टक्केवारीनुसार बघितल्यावर आपलं कमी आहेत, 0.15% कमी आहेत. पण आपण ऍब्सोल्यूट याच्यामध्ये बघितलं तर आपल्याकडे 20 ते 30 हजार मतदान वाढलेलं आहे. याच्यामध्ये प्रत्येक इलेक्शन मध्ये SSR मध्ये आम्ही तेच करतो की जास्तीत जास्त लोकांना त्यांचा फॉर्म भरून घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि जे त्यांचा मृत्यू झालेला आहे किंवा शिफ्ट स्थलांतरित झालेला आहे किंवा त्यांचा दुसऱ्या ठिकाणी त्यांनी भरलेला आहे त्यांना काढण्याचा हेतू. तर आमच्याकडे ऑलमोस्ट 21,000 मतदार आम्ही ऍड करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि डिलिशन मध्ये सुद्धा आमचा 6 ते 7 हजारचे डिलिशन आहेत. तर हे याच्यानेच आपण हे करतो. ऍब्सोल्यूट नंबर्स मध्ये नक्की वाढ झालेला आहे, टक्केवारीमध्ये कमी झालेला आहे. सर एक बात है, लास्ट टाइम अभी जैसे जरूर मतपत्र जो है कि लोगों तक के स्लिप जाना चाहिए, जिसके कारण ही लोगों घर से वोट देने के लिए आते हैं और मत अपना जो है वो बढ़ता है परसेंटेज. लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर देखा गया कि कुछ विशिष्ट एरिया में ही मत पर्ची बढ़ती, बाकी सब एरिया में नहीं बढ़ी, जिसके कारण लोगों के बीच में संभ्रम आया कि भाई विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के हिसाब से सरकारी यंत्रणा कहीं ना कहीं काम कर रही है. तो ये सब चीज़ें इस बार नहीं आना चाहिए. हर व्यक्ति के घर तक के आपकी जो पर्ची जो है, क्योंकि कई लोगों को बेचारे को पर्ची मालूम नहीं रहती कौन से बूथ पर कौन सा नंबर आ रहा है, कौन से मतदान केंद्र पे उसको नंबर नहीं जाना है. और आपके जो ऐप भी है, आपके पास में कई कार्ड जो है पुराने सिस्टम के भी हैं, जिससे आपके ऐप के अंदर वो कार्ड के हिसाब से दिखाता ही नहीं है. तो जिसके कारण कई लोग बेचारे मतदान करने से वोट देने से वंचित रहते हैं. देखिए BIS ऐसा नहीं कि BIS वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप नहीं रहे तो वो मतदान नहीं कर पाएंगे. मतलब वो ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई लाइसेंस नहीं कि गाड़ी चलाने जैसा है.
12 उसमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से अगर कोई भी ला लेते हैं तो उसकी बेसिस पे देते हैं। उनको माहिती पहुंचना चाहिए, इससे मैं आपसे सहमत हूँ। उनको मतलब कोई छूट ना जाए उसके वितरण व्यवस्था से, इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा। इस बार आपको कोई कंप्लेंट इस मामले में नहीं आएगा। वोटर लिस्ट में अभी भी नाम जोड़ना चालू है कि नहीं है, और कब तक रहेगा, किस डेट तक रहेगा? 29 अक्टूबर तक भर सकते हैं, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है। तो 29 अक्टूबर तक जितने आए वो तब तक हम सब ले लेंगे। जैसे नॉमिनेशन खत्म हो जाता है उसके बाद फिर ये नहीं होता। सर अपना इंजन से स्कूल का एक पोलिंग बूथ है, कहाँ पे? इंजन से स्कूल, वहाँ पर 10 से 11 पोलिंग बूथ रहते हैं सर। और गए बार क्या हुआ था कि गए बार कई लोगों को पर्चियाँ नहीं मिलने की वजह से काफ़ी तकलीफ हुई है। एक जो वहाँ पर रविशंकर वार्ड में, जो पुराना रविशंकर वार्ड नाम है, वहाँ का जो माजी पार्षद था, उसका वोट दिया वो अपने वहाँ पर ये राजस्थान कन्या विधायक। बहुत हमने ढूंढा कि आपके यहाँ का जो आदमी बैठता है वो भी सफिशियंट सर्विस दे, इसके लिए एक अच्छी सर्विस की व्यवस्था करेंगे, मेरा आपसे आग्रह। इसमें क्या होता है कि जो वोटर को हेल्प करने का ये जो रहता है, ये सिर्फ प्रशासन ही नहीं करती, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें सहायता करती है। उनका भी उसमें टेबल लगता है, उनको भी ईसीआई के नॉर्म्स के प्रमाणे एक पोलिंग बूथ से कुछ दूरी पर वो भी अपना टेबल बैठा के बैठ जाते हैं। तो इस बार मैं ये अमान्य नहीं कर रहा हूँ, मैं मान्य कर रहा हूँ। हमारे पास 11,21,000 है, तो उसमें कुछ लोग उसमें कुछ लोगों का उसमें आगे पीछे होना ये है, स्वाभाविक है। और मैं इसमें मान्य भी करता हूँ कि कहीं तो हमसे कुछ इसमें कमियां रह गई है, तो वो इस बार नहीं होगी, इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपकी कमी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये थोड़ी जो रह गया था इसको तो जरूर। आणखीन कोणाला काय विचारायचं? सिमिलरली सब ये ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन कई लोगों के नाम भी मिस थे लिस्ट में, जो लोग मतलब वोट दे नहीं पाए, जिन्होंने पहले दिया बट लोकसभा में नाम नहीं दे पाए। ये 2-3 केसेस मेरे संज्ञान में भी आया था कि जो डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज और फोटोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज है, इनका डिसीजन होता है। तो जिनके पास पुराने सीरीज के एपिक्स थे, जो बहुत सालों से उन्होंने अपना ये नहीं किया था, मतलब उन्होंने कुछ 2-3 इलेक्शन पहले किया है और फिर अभी आके कर रहे, तो शायद से वो मिसिंग था। तो ये ऐसे हमारे पास 2-3 केसेस आए थे, तो उनको फिर बाद में हमने मार्गदर्शन दिया था कि ये लोकसभा में हो चुका है, अभी इसमें कुछ बदल नहीं सकते, बट विधानसभा में ना हो, इसलिए आपका फॉर्म भर के लिया है, तो उनको अभी हमने इंक्लूड कर लिया है। अभी भी अगर कोई छूट गया रहेगा तो जैसे मैंने बताया पहले कि 29 अक्टूबर तक उनके पास है, अभी भी अगर वो भर देते 29 अक्टूबर तक जो भी पोर्टल में आता है ईआरओ नेट पे, जो संबंधित बीएलओ है या जो भी तहसीलदार ऑफिस में जाके अगर अपने पर्ची दे दिए कि मेरा ऐसा है, तो उसकी बेसिस में हम कार्यवाही कर लेते हैं। 29 अक्टूबर डेडलाइन है, उसके बाद फिर ऐड नहीं होता। सर लास्ट टाइम जो पिंक बूथ बनाए गए थे, तो इस बार कितने पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं पूरे विधानसभा में? तो ईसीआई का गाइडलाइंस है कि आप प्रत्येक एलएसी में 1 करें। हमने 10-10 किए थे, गोंदिया में हमने 11 किया था और बाकी सब जगह 10-10 किए थे, तो हमारे टोटल इसमें 41 था। इस बार 41 से ज्यादा ही रहेगा, एटलीस्ट 41 तो रहेगा। तो सर ये जो अधिकारी है ये उपस्थित होंगे तो परिचय हो जाएगा, अच्छा होगा। मुर्गा अर्जुनी के सहारे जी है क्या अभी यहाँ? नहीं, तो इसमें ऐसा रहता है कि इसके पहले वाले इलेक्शन में ये सब AROs थे, तो अभी वो ROs है, तो उनको अपने इसमें जो कार्यवाही करना है, जैसे आपको पता ही है कि आचार संहिता लागू होते ही 72 आवर्स MCC का जो पूरा कार्यवाही रहता है उसमें करने के लिए वो अपने हेडक्वार्टर्स में उपस्थित है। ये जो ऐप है और ये जो भरारी पता है, ये सब एक्टिव कब आज से हो गए कि कब से नॉमिनेशन होंगे? ओके, तो 19 तक हे जर समजा 28 ला बदला तर 28 ला बदला तर 19 तक चेंज करो जी। तो कंप्लेंट और जानकारी ऐप है, ये आज से एक्टिव होंगे कि जिस दिन से नॉमिनेशन शुरू आज से एक्टिव हो जाएंगे, और पता तो वो भी आज से एक्टिव हो जाएंगे। मैं बस 29 का डेट बता रहा था, तो उसमें ऐसा है कि 29 तक नहीं तो 19 तक जो भरता है
उनका एक एप्लीकेशन पूरा निकालने में 10 दिन जाता है। तो 19 के पहले अगर किसी ने भरा है तो उसका हम निकाल देंगे। उसके बाद अगर वो 10 दिन का प्रोसेस जो रहता है उसमें इधर आने के बाद बीएलओ के पास दिया जाता है। बीएलओ फिर बाद में जो संबंधित जगह है वहाँ पे उसका प्रसारण करता है। फिर अगर उस पर किसी का हरकत है, वो हरकत लेने के लिए वो पूरे प्रोसेस में 10 दिन लगता है। तो 19th है, मेरे से गलती होगी, 29 के बदले 19th है। 19 अक्टूबर तक अगर कोई भी भर लेता है तो वो अगर नए मतदाताओं को मदद करने के लिए बीएलओ कहीं अवेलेबल है क्या, कहाँ मिलेंगे क्या? तो इसमें नए मतदाता जो रहते हैं वो जनरली उनका उम्र रहता है 18 से 19, 17, 18, 19। तो इसमें हमने कैंपस एम्बेसडर का निमणूक किया था, ये 1.5 महीना पहले की बात है। उसमें हमने उनको चैलेंज भी दिया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें ये रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो उनके मार्फत भी अगर आ जाता है तो उनको भी बेसिकली बीएलओस मेन काम करते हैं, बट कैंपस एम्बेसडर्स को भी हमने ये दिया था। तो उसमें हमने ये भी डिक्लेयर किया था कि इस बार जो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करेगा उनको हम धनराशि से ये करेंगे, मतलब सम्मानित करेंगे 26 जनवरी को। सर, पिछले लोकसभा के चुनाव में जो चेक पोस्ट लगे थे, तो चेक पोस्ट तो सर वो शो हो जाते कि कहाँ चेक पोस्ट लगे, तो दूसरे जो रास्ते रहते वहां से भी कई पैसे जा सकते। और दूसरी चीज, पिछले बार जो पैसे मिले थे उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। और गाड़ी सर चेक ऐसी होती है, डिक्की वगैरह चेक होती है, पर काफी सारे गाड़ी में ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पे पैसे लेके जाते हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो 1.76 करोड़ की जो जब्ती हुई थी गोरेगांव के एक SST केस में, तो ऐसा है कि ये पूरा जो पैसा जब्त हुआ है वो अभी भी जब्ती है। और इसकी कार्यवाही ऐसी है कि 10 लाख के ऊपर जब अगर कोई जब्ती होती है तो उसे इनकम टैक्स आयकर विभाग के पास दिया जाता है, और उसका आगे का जो कार्यवाही रहता है वो उनके तरफ से होता है। तो उनके तरफ एक बार उनके इसमें दे दिया तो वहाँ पे जिला प्रशासन का काम खत्म हो जाता है। तो उसकी कार्यवाही अभी भी चल रही है, वो कार्यवाही चल रही है, इसलिए आपको उस पर कोई जानकारी दी नहीं जा सकती है। दूसरा है कि जो मुख्य मार्ग है जहाँ पे मेन ये है जो इंटर स्टेट बॉर्डर हो गया या इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर हो गया, यहाँ पे हम पूरा प्रयास करते हैं। तो इसमें बालाघाट, राजनांदगांव, खैरागढ़, ये सारे जिलों के साथ हमारी बैठक हो चुकी है, जिससे उनकी तरफ से और हमारे तरफ से कोऑर्डिनेशन रहे कि अगर कोई मेजर ये रहता है पैसा जो है, पैसा अलग अलग तरीके से जाता है, मैं मान्य करता हूँ। तो मुख्य रास्ता में जैसे हमारे रिसोर्सेस है उसको सबसे बेस्ट पॉसिबल लोकेशन पे लगाने का प्रयास रहता है, क्योंकि रिसोर्सेस लगाना तो हर एक रास्ते में लगा देंगे। तो जैसे हमने ऑलमोस्ट टोटल ये एटलीस्ट गोंदिया जिला में 7,916 स्टाफ है जिनको हमने इन्वॉल्व किया है पूरे इलेक्शन इसके लिए। तो हमारा एक प्लानिंग है, हमारा जो पुलिस के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसके हिसाब से मुख्य रास्ता में हमने रखने का प्रयास किया है। लास्ट टाइम तो दारू हमने बड़े मात्रा में जब्ती किया था, ये बार भी वही है कि ये बार उससे ज़्यादा ही होगा। ये सब मेरा गारंटी है कि ये बार जो इलेक्शन लोकसभा में जो था उससे ज़्यादा ही हम करेंगे। सब ऐसा देखा गया है कि कोऑपरेटिव बैंक जो रहते हैं मोस्टली लीडर्स लोगों के पास रहते हैं, और उनकी जो कैश वैन रहती है वो कैश लेके जाती है। अगर वो सही जगह पहुंचा दिए उन्होंने, बैंक में नहीं और कहीं पहुंचा दिए तो ठीक है, और पकड़ा गए तो वो वाउचर बताते कि हम बैंक में जा रहे थे। तो इसको रोकने के लिए आप जहाँ से इनिशिएट होता है पैसा, जिस ब्रांच से, वहाँ आपको इंस्ट्रक्शन देंगे क्या जिले में कोऑपरेटिव बैंक को कि भाई हमको इन्फॉर्म किया जाए ऑनलाइन या मैसेज कि हमारी ये नंबर की गाड़ी इतना रुपया लेके इस ब्रांच के लिए जा रही है। कोऑपरेटिव्स हमारे जिले में ऑलमोस्ट 200-250 से ऊपर है, और इलेक्शन कमीशन की ही एक ऐप है ESMS, जिसके इसमें सारे जो बैंक्स हैं, मुख्य बैंक्स, उनका ऑनबोर्डिंग किया जाता है। और उनका ऑनबोर्डिंग करने से क्या होता है कि अगर ये लोग कैश ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो कैश ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनको एक QR कोड जनरेट करके दिया जाता है, उसमें लिखा जाता है ये कितनी धनराशि है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव जो पद संस्था है, इनका इसमें ESMS में कोई ऑनबोर्डिंग नहीं है। और 10 लाख के अंदर जो ट्रांजैक्शंस है, ये अगर जब्ती होती है तो उसमें जिला लेवल पे एक एडिशनल कलेक्टर नहीं CO जिला परिषद के अध्यक्ष में एक समिति रहती है जो उसका पूरा तपासनी करती है कि ये बराबर है कि नहीं है।
अगर वाउचर रहता है तो जैसे अगर किसी आम व्यक्ति को भी हम पकड़ते तो 50,000 का लिमिट है उसमें, 50,000 के ऊपर अगर उसको 1 रुपये भी ज्यादा रहेगा तो उसको प्रूव करना रहता है कि ये मैं इलेक्शन रिलेटेड कोई एक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ। आपका जो सजेशन है हमने एएसआई को दिया है, लिखित में दिया है, लेकिन ये अब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन में किधर तो थोड़ी दिक्कत है, तो शायद से मेरे हिसाब से अगले इलेक्शन में तो ये हो जाएगा। बट हमारे लेवल पे जो आप बोल रहे हो कि इस 10 लाख के ऊपर का जो है, 10 लाख के नीचे का जो है पूरा हमारे इसमें, 10 लाख के ऊपर का जो है इसमें आयकर विभाग की निगरानी की एक समिति रहती है और वो चेक करती रहती है। हमारे जो एलडीएम साहब हैं उनको भी इसमें उनके मार्फत सारे बैंक्स को हमने भी एक ऑर्डर निकालते हैं अभी कि 10 लाख के ऊपर अगर कोई लेन देन हो रहा है या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है तो उनको उन पे बंधनकारक है कि वो हमें अवगत करें और उसकी बेसिस पे फिर ये होता है। एक तो एक लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी चलता ही रहता है कोई भी जिले का, उसके ऊपर अगर कुछ हो रहा है तो उसमें एलडीएम और इनकम टैक्स विभाग से उसकी उस पर कार्यवाही होती रहती है। ठीक है, धन्यवाद। थँक्यू सर्व पत्रकार महोदयांचे जिल्हा प्रशासनातर्फे आभार आहे. सुरू झाली आहे. आपल्या इथं कधी मतदार होणार काय सांगाल सविस्तर? आज ECIने प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन आपल्या राज्यामध्ये आचारसंहिता लागू केलेल्या आहेत. आपल्याकडे 20 तारखेला 20 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे आणि 23 तारखेला मतमोजणी होणार आहे आणि 26 तारखेपर्यंत आपल्याकडे आचारसंहिता लागू असणार आहेत. गोंदिया जिल्ह्यामध्ये 11,21,000 मतदाता आहेत. या मतदानासाठी आम्ही मतदार आहेत आणि त्याच्यासाठी आम्ही 1285 पोलिंग स्टेशनचा व्यवस्था आहेत आणि या सर्व पोलिंग स्टेशनमध्ये ECIच्या गाईडलाईन्सनुसार जे AMF आहेत, ॲश्युअर्ड मिनिमम फॅसिलिटीज आहेत, त्याचा उपलब्धता आम्ही त्याचा खात्री केलेला आहेत, जेणेकरून या उत्सवासाठी मध्ये जे भाग घेणार आहेत मतदार त्यांना सर्वांसाठी एक सुलभ एक्सपिरियन्स होणार आहेत. याचा फुल प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाने केलेला आहे. आपल्या मीडियाच्या मार्फत आम्ही सर्व गोंदियाकर जे आहेत एक आव्हान असणार आहेत की यावर्षी जे उत्सवाचा जे आता पिरियड आहे, दिवाळीसुद्धा आहेत, तर एक विनंती असणार आहेत की हा उत्सव जे आहे ते 20 तारखेला साजरा करण्यात यावं आणि सर्व जे गोंदियावासी आहेत जे आता 11,21,000 लोक आहेत त्यांनी येऊन मोठ्या प्रमाणात त्यांचा मतदानाचा अधिकार वापरावे आणि आपल्या लोकतंत्राला बळकट करावे याच्यासाठी एक आवाहन करणार आहेत आणि विनंती करणार आहेत. सर काय की आपण सांगितलं जे नवीन मतदार आहेत कधीपर्यंत त्यांना मतदारमध्ये आपल्याला देता येईल? तर याच्यामध्ये आम्ही सर्व प्रयत्न केलेला आहे की जे नवीन मतदार आहेत त्यांना वोटिंग कार्ड उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तरी कोणी जर राहून गेलेला असेल तर आपल्या जवळचा BLO असेल किंवा तहसील कार्यालय असेल तर तुम्ही 19 ऑक्टोबरपर्यंत तुमचा अर्ज देण्यात यावं. जर एखाद्याचं जर स्थलांतर झालेलं असेल तर त्यांनी फॉर्म 7 भरावे आणि नवीन असेल तर फॉर्म 6 भरावे. 19 ऑक्टोबरपर्यंत जे येणार आहेत त्याचा आम्ही निकाली काढणार आहेत आणि तुम्हाला 29 ऑक्टोबरपर्यंत तुमचा एपिक जनरेट होऊन तुम्हाला मतदानचा हक वापरण्यासाठी तुम्हाला एक कार्ड भेटणार. आकडेवारी वाढवण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येणार? तर आम्ही यावेळी जे कॅम्पस अँबॅसेडर्स आहेत त्यांच्यामार्फत ऑलमोस्ट 21,000 मुलांचं नोंदणीकरण केलेलं आहे, फॉर्म 6 भरून घेतलेलं आहे, जे पहिल्यांदा आपल्याकडे मतदान करणार आहेत आणि जे सुटलेलं आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आमच्याकडे स्वीप ॲक्टिव्हिटी असणार आहेत आणि विशेष करून याच्यामध्ये जे 85चं वर जे आहेत, 85 वयाचं वर जे आहेत त्यांनासुद्धा घरपोच मतदान करण्याचा सुविधा आम्ही उपलब्ध करून देणार आहेत. आपल्या जिल्ह्यामध्ये ऑलमोस्ट 9,700 वृद्ध लोक आहेत ज्यांना मूवमेंटमध्ये थोडा इश्यू असतात, त्यांचासुद्धा आम्ही लाईन लिस्टिंग केलेल्या आहेत, प्रत्येक आरोला दिलेल्या आहेत. तुम्ही जर याच्यामध्ये फॉर्म 12D भरून दिलं तर आम्ही तुम्हाला पोस्टल बॅलेटच्या माध्यमातून तुम्हाला तुमचा मतदान देण्यासाठी आम्ही सुविधा उपलब्ध करून देऊ. सर मागच्या वेळेस जसं वयोवृद्ध जे आहेत त्यांच्या घरी जाऊन मतदान घेण्यात आलं होतं, यावेळी त्याची उपलब्धता आहे आणि कधीपासून चालू होणार त्यांच्याबद्दल? त्यांना एक्झॅक्ट डेट आता तुमचा जे आरू असेल ते हे करणार. त्या 12D भरून घेण्यासाठी तुमचा जे BLO असेल त्यांच्याकडे ते उपलब्ध असेल
तुमच्यापर्यंत पोहोचून तुम्हाला फॉर्म देण्यात येईल आणि ते भरून घेण्याचं सुद्धा सुविधा तुमच्याकडे शासन तुमच्यापर्यंत येऊन ते भरून घेणार. जर तुमच्याकडे जर एखाद्या BLO येऊन जर हे केलं तर तुम्ही जर भरून दिलं तर ते सुविधा तुमच्यापर्यंत उपलब्ध करून देण्याचा पूर्ण जबाबदारी प्रशासनाचा राहील. सर, पिछले बार जो लोकसभा चुनाव था, आसल पानी में बूथ पर गड़बड़ी हुई थी, तो ऐसे कर्मचारी को किस प्रकार के आदेश करेंगे और जो जहाँ वहाँ जो है सुविधा नहीं हुई थी, इसलिए क्या बोलेंगे? TCI के गाइडलाइंस के हिसाब से AMF एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का एक लाइन लिस्टिंग होता है कि हर एक का पोलिंग स्टेशन में फर्नीचर हो, लाइटिंग हो, पंखा हो, 2 एंट्री हो, फिर पानी की सुविधा हो, और अगर लाइन हो जाए तो उसमें वेटिंग की सुविधा हो, और कड़ी धूप में अगर कोई आया है तो उनको मंडप का सुविधा हो. ये सारे जो सुविधाएं हैं उसका हमने सारे RO से हमने प्रमाण पत्र लिया है कि उनके कार्यक्षेत्र में जितने पोलिंग स्टेशन आ रहे हैं वो सभी में ये सारे फैसिलिटीज़ हो, और वोटर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा एक एक्सपीरियंस जो है, वोटर का एक्सपीरियंस कितना अच्छा हो, वो उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है. अगर इसमें अगर कोई भी कमतरता है तो उसको पूरा करने की पूरी तैयारी है हमारे तरफ से. तो हमने पूरी तैयारी की है. अगर इसके बावजूद भी अगर कोई पोलिंग स्टेशन में किसी के भी संज्ञान में आता है कि एक व्यवस्था नहीं है तो आप CVGIL के माध्यम से हमें आप अवगत करा सकते हैं. उसका हम ज़रूर दखल लेंगे और वहाँ पे जो व्यवस्था है वो करेंगे. और 1-2 केसेस जो पोलिंग स्टेशन में कई पोलिंग स्टाफ के रिगार्डिंग है उन पर कार्रवाई की जा रही है. ये बार ऐसे कोई दिक्कत नहीं. 1285 पोलिंग स्टेशन में एक केस आया था हमारे पास, बट बाकी सभी जगह पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं आया हमारे यहाँ. ठीक है, थैंक यू.